नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग देखेंगे। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में यहाँ पर जो 6 टॉपिक आपके नए सिलेबस के अनुसार निकल करके आए हैं, वो 6 टॉपिक का आपको कंप्लीट नोट्स बन चुका है। जो चाहते होंगे कि हम कंप्लीट नोट्स पढ़ें तो यहाँ से पर्यावरण का 150 रुपये में नोट्स लेकर के पढ़ सकते हैं, जो कि आपका JCERT जैक के किताब का फुल कंप्लीट रेडी 6 टॉपिक बन करके तैयार है, ठीक है। अब जो 6 टॉपिक बना है उसका हम यहाँ पर अब आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो कि मिक्स होगा। 6 टॉपिक इसमें मिक्स रहेगा, ठीक है। तो आप सभी प्रैक्टिस सेट में अवश्य जुड़िए और यहाँ पर सारे प्रश्नों को एक बार कवर अप कर लीजिए कि जो आप टॉपिक बाई टॉपिक याद किए थे, अब वो अगर मिक्स आता है तो आप कितने सही कर पाते हैं, ठीक है। तो सभी को अवश्य प्रैक्टिस सेशन में जुड़िएगा। EVS का, EVS के प्रैक्टिस सेशन के बाद आपका चलेगा मैथ का प्रैक्टिस सेशन, जो कि आपको न्यू सिलेबस के आधार पर मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। तो सभी का प्रैक्टिस सेट करवाने के बाद आपका देखिए टेस्ट सीरीज का शुरुआत किया जाएगा, ठीक है। तो जो शिक्षक टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते होंगे उनको अलग से पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। उनका मैसेज चला जाएगा जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो अवश्य जुड़िएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लगभग बहुत अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, क्योंकि जैक की किताब से हमने सारे नोट्स को कवर अप किया है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे परिवार किससे कहते हैं, सबसे प्रश्न है कि परिवार किससे कहते हैं। ये सीरियल नंबर आपको नहीं देखने हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको प्रश्न और उत्तर को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जहाँ माता पिता और बच्चों के समूह को कहते हैं, एक दूसरे से संबंधित लोगों का समूह होता है, एक ही घर में रहने वाले लोगों का समूह या उपरोक्त सभी। परिवार किसे कहते हैं आपको बताना है, ठीक है। इसका डिटेल्स और डीपली आपको जब क्लासेस देखनी होगी तो इसके सारे क्लासेस बनी हुई है। इसका PDF और वीडियो परिवार और पड़ोस का आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या सही आंसर होगा, तो माता पिता और बच्चों का समूह ये भी परिवार कहलाता है। एक दूसरे से संबंधित जो लोग होते हैं वो भी एक परिवार का ही हिस्सा होते हैं, और एक ही घर में रहने वाले सभी लोगों का समूह भी परिवार का हिस्सा होता है। तो राइट आंसर का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं। आपको बता रहे हैं कि संयुक्त परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं। हरियाणा टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। माता पिता और बच्चे होते हैं, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे होते हैं, केवल माता पिता होते हैं या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, इसमें संयुक्त परिवार में उनके दादा दादी भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, चाचा चाचा भी होते हैं और उसके बच्चे भी सम्मिलित जब होते हैं तो वह परिवार जो है आपका संयुक्त परिवार कहलाता है, ठीक है। छोटे परिवार में कितने सदस्य होते हैं आपको बताना है। छोटे परिवार में कितने सदस्य होते हैं, BTET 2024 का प्रश्न है। बहुत सारे होते हैं, कम होते हैं, 10 होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो छोटे परिवार में कितने सदस्य होते हैं, बहुत ही कम सदस्य होते हैं। एक छोटे परिवार में नामुमकिन माना जाता है 2, 3 या 4, ठीक है। एक छोटा परिवार इसी का परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, परिवार के सदस्यों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। जो अगर परिवार एक ही घर में रह रहे हैं और एक ही ग्रुप से जुड़े हुए, उन सदस्यों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। झगड़े का, प्यार और सहयोग का, भेदभाव का, दुश्मनी का, ठीक है। तो परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और सहयोग का संबंध होना चाहिए। पड़ोसी किसे कहते हैं। पड़ोसी किससे कहते हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके सहकर्मी हैं,
जो आपके घर के पास रहते हैं, जो घर के अगल बगल रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक है, तो पड़ोसी कहते हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। ठीक है, पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ कैसा आपका व्यवहार करना चाहिए आपको, ये पूछ रहा है। एमपी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। अशिष्टापूर्ण, सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण, उपेक्षापूर्ण, भेदभावपूर्ण। ठीक है, तो पड़ोसियों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो सहयोग की भावना और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला। परिवार और पड़ोस हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, परिवार और पड़ोस हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। वे हमें कपड़े प्रदान करते हैं, बिल्कुल गलत है। वे हमें भोजन प्रदान करते हैं, बिल्कुल गलत है। वे हमें मनोरंजन प्रदान करते हैं, बिल्कुल गलत है। वे हमें सामाजिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करते हैं, इसीलिए परिवार और पड़ोस का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके पड़ोसी को मदद की ज़रूरी है तो आप क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसे डांटेंगे, उसे छोड़ देंगे, उसे अनदेखा कर देंगे। ठीक है, यदि आपके पड़ोसी को मदद की ज़रूरी हो तो उससे क्या करेंगे। ठीक है, उससे क्या करेंगे, तो ज़रूरत हो जब मदद की तो हम उसकी मदद करेंगे। ठीक है, उसकी मदद करेंगे। क्लियर। चलिए अगला है, पर्यावरण अध्ययन में परिवार और पड़ोस किस विषय के अंतर्गत आता है। ये जो पर्यावरण अध्ययन में आपको परिवार और पड़ोस पढ़ना है, ये कहाँ पढ़ने को आपको मिलेगा, जल चैप्टर में, रिश्ता चैप्टर में, भोजन चैप्टर में या उद्योग में। तो परिवार और पड़ोस जो हैं रिश्ता के अंतर्गत एक दूसरे से आते हैं, तो ये रिश्ता पाठ में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है, केवल प्राकृतिक प्रवेश, केवल मानवीय प्रवेश, प्राकृतिक और मानवीय प्रवेश दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है प्राकृतिक और मानवीय प्रवेश दोनों का समावेश जो होता है आपको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत होता है। ठीक है, परिवार कितने प्रकार का होते हैं आपको बताना है। परिवार कितने प्रकार का होते हैं, तो परिवार खास करके हम लोग दो प्रकार का जिक्र करते हैं। एक को कहते हैं व्यक्तिगत परिवार और दूसरे को कहते हैं हम लोग संयुक्त परिवार। राइट आंसर ये हो जाएगा। संयुक्त परिवार में मुखिया कौन होता है आपको बताना है। संयुक्त परिवार का हेड कौन होता है, घर का सबसे बड़ा सदस्य, घर का सबसे छोटा सदस्य, घर का बच्चा, कोई नहीं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में मुखिया कौन होता है, तो यह होता है घर का सबसे बड़ा सदस्य संयुक्त परिवार का मुखिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। परिवार में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, परिवार में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, औपचारिक, अनौपचारिक, विद्यालय या कोई नहीं। ठीक है, तो परिवार में जो शिक्षा होती है वो अनौपचारिक होती है। उपचारित शिक्षा तो विद्यालय में मिलता है जहाँ पर उसका उपचार किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है, सिखाया जा रहा होता है। लेकिन परिवार में अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, इसलिए इसको देख के जाइएगा। औपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक परिवार में और औपचारिक विद्यालय में। बालक का प्राथमिक पाठशाला है समाज, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। ठीक है, तो बालक की प्राथमिक पाठशाला जो है वो आपका परिवार होता है। ठीक है, माता के पास सत्ता वाला परिवार क्या कहलाता है, मातृस्थात्मक, पितृस्थात्मक, पितृवंशी या पितृस्थानीय। माता के पास सत्ता वाला परिवार को हम लोग मातृस्थात्मक परिवार कहते हैं। ठीक है, परिवार में पति पत्नी का संबंध होता है, परिवार में पति पत्नी का संबंध है दाम्पत्य, सहोदर, पिता पुत्र, कोई नहीं। ठीक है, परिवार में पति पत्नी के बीच जो संबंध होते हैं वो दाम्पत्य संबंध होते हैं। ठीक है, परिवार का सबसे छोटा रूप है, परिवार का सबसे छोटा रूप है नाभिक, संयोग, विस्तृत या कोई नहीं। ठीक है, तो परिवार का सबसे छोटा रूप जो होता है वो नाभिक परिवार होता है। कौन सा परिवार होता है, नाभिक परिवार होता है। किस परिवार में बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, कोई नहीं। ठीक है, तो एकल परिवार में यह गुण देखने को मिलता है। एकाकीपन की भावना होती है, एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, विस्तृत परिवार में, कोई नहीं। ठीक है, तो एकाकीपन की जो भावना होती है वो एकल परिवार में होती है। ठीक है, वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, कोई नहीं। ठीक है, तो वह परिवार जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं उसको हम लोग एकल परिवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है
आर्थिक सहयोग होता है जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, वो क्या कहलाता है? समाज, समुदाय, परिवार, कोई नहीं तो परिवार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। शाकाहारी जीव का उदाहरण है गाय, बकरी, हिरण, खरगोश। गाय भी शाकाहारी, बकरी भी शाकाहारी, हिरण भी शाकाहारी, खरगोश। राइट आंसर ई सभी होगा। ठीक है, ये सभी शाकाहारी जीव है, हरे घास का भक्षण करते हैं। इसमें कौन शाकाहारी जीव नहीं है आपको बताना है? हिरण, ये तो प्योर शाकाहारी है। गाय प्योर शाकाहारी है। खरगोश प्योर शाकाहारी है, यानी बी कुत्ता जो है शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी में आएगा। ठीक है, खरगोश किस प्रकार का जीव है? खरगोश किस प्रकार का जीव है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, सभी। ठीक है, तो खरगोश जो है आपको शाकाहारी जीव है, ये शाकाहारी जीव है। ठीक है, हरे साग सब्जी का सेवन करते हैं। इसमें कौन मांसाहारी जीव का उदाहरण है? शेर, बिल्ली, मगरमच्छ, सभी। शेर भी मांसाहारी, बिल्ली भी मांसाहारी, मगरमच्छ भी मांसाहारी, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वैसे जंतु जो केवल मांस का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। जो केवल मांस का भक्षण करता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कोई नहीं। जो मांस का केवल भक्षण करेगा वो आपका होगा मांसाहारी। ठीक है, इनमें कौन मांसाहारी जीव है बताइए? गाय, कुत्ता, खरगोश या सभी? इसमें कुत्ता जो है मांसाहारी जीव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर्वाहारी जीव है भालू, मनुष्य, कौआ, सभी। सर्वाहारी मतलब जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, भालू दोनों है, मनुष्य दोनों है, कौआ दोनों है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, वैसे जीव जो मांस और घास दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं आपको बताना है। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या सभी। ठीक है, जो मांस और घास दोनों खाते हैं इसलिए वो चला जाएगा सर्वाहारी में। ठीक है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन है बताना है आपको। भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन है? हरियाणा टेट में पूछा था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सभी। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व सब होता है। कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, नहीं राइट आंसर डी होगा, सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखलाई देने लगता है, इस रोग को क्या कहते हैं? रीट 2016 में पूछा गया था। मिनीमाता, रतौंधी, ग्वाइटर, बेरी। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखलाई देने लगता है, इस रोग को हम लोग रतौंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौंधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेटस। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, बेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, बेरी, कोई नहीं। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से जो होता है आपका स्कर्वी या सूखा रोग हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से यहाँ पे आपको सूखा रोग के जगह पर एक ऑप्शन है डी, रिकेट्स होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? रिकेट्स होगा। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है? ए, बी, डी, आई। ए से क्या होता है? रतौंधी, बी से बेरी, डी से रिकेट्स या सूखा रोग, और विटामिन ई से प्रजनन क्षमता में कमी होती है। एमपी टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और एक है विटामिन के। ठीक है, तो जिसको विटामिन के की कमी होती है उससे रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है पपीता, गाजर, मूली या पालक। तो पालक में सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है पपीता, अंडा और दूध, गाजर या पालक। ठीक है, तो कैल्शियम सबसे अधिक किस में पाया जाता है? अंडा और दूध में। ठीक है, घेघा रोग किसी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या रुछांस। ठीक है, तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन का, ब्रोमीन का, कैल्शियम का या पारा का। ठीक है, किसका करते हैं? तो हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आपको कैल्शियम का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्ताप्लता, एनीमिया, घेघा या रतौंधी। ठीक है, तो लौह तत्व की कमी होती है
तो उससे हमें जो होता है एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है। दांत कमज़ोर हो जाना, खून का बहना किस रोग में होता है? ऐसा किस रोग में होता है जिसमें दांत कमज़ोर हो जाता है, दांत पे खून बहता है? किस रोग का पहचान? सूखा रोग, पैरिया रोग, घेघा रोग या मोटापा। ठीक है। दांत कमज़ोर हो जाना, खून का बहना किस रोग का पहचान है? तो ये पैरिया का है। किसका है? पैरिया रोग का पहचान है। ठीक है। शरीर का फूल जाना किस रोग का पहचान है? मोटापा, पैरिया, सूखा या घेघा रोग। ठीक है। तो शरीर का फूल जाना ये आपको यहाँ पे किसका पहचान है? तो मोटापा का पहचान है। ठीक है। किसका है? मोटापा का पहचान है। भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ज़्यादा भोजन को यदि पकाया जाता है कौन सा विटामिन नष्ट होगा? ए, बी, सी या डी? तो विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है भोजन को ज़्यादा पकाने से। रीता कच्चा भोजन नहीं करती है, वह हमेशा पका हुआ भोजन ही खाना पसंद करती है। पका हुआ भोजन करने से रीता को क्या लाभ मिलेगा? भोजन स्वादिष्ट बनेगा, भोजन में उपस्थित सारे रोगाणु भोजन पकाने के बाद नष्ट हो जाएंगे, कच्ची अवस्था में खाया गया भोजन पचने योग्य नहीं होता है, पकाने पर भोजन सुपाच्य बन जाता है, उपयोग सभी। ये सभी आंसर सही होंगे। यदि आप पका हुआ भोजन करेंगे तो ये सभी आंसर सही है, उपयोग सभी होगा। यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। श्याम प्रतिदिन भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व लेता है। श्याम किस प्रकार का आहार लेता है? संतुलित, असंतुलित, असामान्य या कोई नहीं। ठीक है। यदि भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व आप ले रहे हैं, इसका मतलब आप जो है संतुलित आहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संतुलित आहार कर रहे हैं। उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा था। ठीक है। आयोडीन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? मछली, आयोडाइड नमक, समुद्री उत्पाद या सभी? तो राइट आंसर डी होगा। ये सभी स्थानों से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। ठीक है। नमक को भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व, नमन को भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, वह किस रोग से ग्रसित हो जाएगा? रतौंधी, मिनी माता, कुपोषण या कोई नहीं? राइट आंसर सी होगा, वह कुपोषण का शिकार हो जाएगा। उत्तराखंड टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। ठीक है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस देखिए आपको 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। यूपी टेट में, एमपी टेट में, सीजी टेट सब में पूछा है। ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? बताइए। काला रंग, नीला रंग, पीला रंग या कोई नहीं? ठीक है। तो अंतरिक्ष से जब देखिएगा नीचे पृथ्वी की ओर तो इसका 3/4 भाग जल से घिरा है, इसलिए आपको कैसा दिखाई देगा? नीला। ठीक है। तो अंतरिक्ष से देखिएगा तो पृथ्वी नीला दिखाई देगा। क्लियर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखलाई पड़ता है? काला, नीला, पीला या कोई नहीं? ठीक है। अंतरिक्ष यात्री जब नीचे से ऊपर कर देखेंगे तो किस रंग का दिखलाई पड़ेगा? काला। ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देगा? काला रंग का दिखलाई पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगला है, कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र में पाया जाता है? 97%, 85%, 86%, 99%। ठीक है। तो 97% भाग जो जल है वो समुद्र में पाया जाता है। बर्फ़ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है? 2%, 3%, 4% या सभी? ठीक है। तो बर्फ़ से जो जल पिघलता है उसकी मात्रा जो है 2% में जाता है। किस में जाता है? हार्डली आपका 2% है, बाकी अन्य सभी जल पृथ्वी पर आते हैं। स्वच्छ जल पीने योग्य कितना प्रतिशत है? बहुत बार देखिए जे टेट में भी आया है, सीजी टेट में भी आया है, बिहार टेट में भी आया है। तो स्वच्छ जल या पीने योग्य जल जो होता है 2.08% रहता है। ये हार्डली 3 तक जा सकता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है? आपको बताना है। नीला, काला, पीला या सभी? ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री को जब आकाश को देखेंगे तो उसको कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, जल की कितनी अवस्थाएं होती है? आपको बताना है 1, 2, 3 या 4। तो जल की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। ठोस, द्रव और गैस। यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत कौन कौन है? पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल या कोई नहीं? तो जल का मुख्य स्रोत आपका वर्षा का जल है। जब तक बरसात नहीं होगी सभी जल के स्रोत सूख जा सकते हैं। ठीक है। वर्षा के जल में धूल कण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। इस प्रकार के वर्षा को क्या कहते हैं? क्षारीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, लवणीय वर्षा, कोई नहीं? इस प्रकार के वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसमें जल घुलता है तो वो अम्ल बन जाता है, इसलिए इसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? आगरा स्थित जो ताजमहल है उसके पीला होने का मुख्य कारण क्या है? क्षारीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, लवणीय वर्षा या कोई नहीं? ठीक है। तो आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण जो है वो आपका यहाँ पर क्या है? अम्लीय वर्षा। ठीक है। वो आपका यहाँ पर क्या है? अम्लीय
अम्लीय वर्षा है। क्लियर। चलिए अगला, किसी भी जीव का निवास या वास स्थल को क्या कहते हैं हम लोग? आवास, पर्यावरण, वायुमंडल या कोई नहीं। ठीक है, तो किसी भी जीव का निवास या आवास स्थल जो है वो आपका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। क्या कहलाता है? उनके रहने का आवास कहलाता है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका में, वेनेजुएला में, ब्राज़ील में या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, सभी में उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ठीक है, अर्जेंटीना में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, सभी। तो अर्जेंटीना में भी शीतोष्ण कटिबंधीय, उत्तरी अमेरिका में भी शीतोष्ण कटिबंधीय, दक्षिण शीतोष्ण, यानी राइट आंसर डी होगा, सभी हो जाएगा। पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल को क्या कहते हैं? देखिए, एक ट्रिक आपको बताया गया है जो आप थ्योरी क्लासेस पढ़े होंगे। पूस वराकंग बेला, पूर्वी अफ्रीका घास के मैदान को सवाना, ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस और वेनेजुएला के घास मैदान को लानोस कहते हैं। याद रखिएगा इस ट्रिक से। इसका थ्योरी पेपर जो आपको बनाया गया है, आप सभी कोई पर्यावरण अध्ययन का लेकर पढ़ लीजिए। पर्यावरण अध्ययन में 30 में 30 लाने का यह अचूक या मूल मंत्र आपका होगा, जिसको आप यहाँ से नोट्स को केवल 6 टॉपिक जो दिया है उसको पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से 30 में आपको 25 से ऊपर किसी भी प्रकार से नंबर आ जाएंगे, क्योंकि JCRT किताब से सभी चैप्टर को, सभी टॉपिक को हमने यहाँ पर टच कर दिया है। आप यहाँ से अवश्य ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पूस ब्राकम बेला। ठीक है, तो कंपोस कहते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोज, वेल्ड, कंपोस या कोई नहीं। ठीक है, तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं हम लोग। सवाना घास स्थल किस प्रकार के स्थल में पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या कोई नहीं। तो ये सवाना घास स्थल जो है पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, और अर्जेंटीना के घास स्थल को क्या कहते हैं? प्रेयरी, सवाना, पैम्पास या विल्ड। तो अर्जेंटीना के घास के स्थल को पैम्पास के नाम से हम लोग जानते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को क्या कहा जाता है? प्रेयरी, पंपास, डाउन्स या प्रूवास। क्या होगा? राइट आंसर इसका ए होगा, प्रेयरी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ड, प्रेयरी, सवाना या डाउन्स। तो दक्षिण अफ्रीका के घास मैदान को क्या कहते हैं हम लोग? वेल्ड कहते हैं। इसका ट्रिक है अपय ऊपरे देवे मांस अंडा खाबे। ठीक है, उस ट्रिक को देख लीजिएगा, थ्योरी पेपर को ले लीजिएगा। अभी प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए कि कितना आप सही कर पाए और कितना सही हुआ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का कितना हिस्सा घास स्थल से भरा हुआ है? 2/3, 3/4, 1/4, 5/4। तो 1/4 हिस्सा भरा हुआ है। सवाना घास स्थल पाया जाता है पूर्वी अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका, ब्राज़ील या वेनेजुएला में। ठीक है, तब पूस ब्राकमेला पूर्वी अमेरिका। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका, बी आंसर होगा। वेल्ड घास स्थल पाया जाते हैं तो अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कोई नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? वो वेल्ड कहते हैं। लानोस घास स्थल पाया जाता है पूर्वी अफ्रीका, ब्राज़ील, वेनेजुएला या सभी। तो वेनेजुएला के घास स्थल को क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। क्लियर। राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रबंधन या कोई नहीं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH की रखवाली केंद्र सरकार के अधीन होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH41, NH44, NH62 या कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे NH44। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? बताना है, जल्दी जल्दी बताइएगा। और आज के सेशन में जरूर बताइए कितना आपने सही किया, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सेशन है। इसकी अगर अच्छी से क्लासेज आप पूरे डीपली वाली देखने चाहते हैं तो आप इसका जो न्यू सिलेबस के अनुसार टोटल PDF और वीडियो ले लीजिएगा। बहुत ही डीपली क्लासेस हुई गई है। आप अभी प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ जल्दी जल्दी सही करेंगे। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH48, NH44, NH7 या कोई नहीं। ठीक है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम जो है वो आपका है NH44। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH44, NH41, NH7, NH27। क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर है NH27। NH27 किसको जोड़ती है? दिल्ली और मुंबई को, मुंबई और चेन्नई को, चेन्नई और कोलकाता को, गुजरात और असम को। ठीक है, तो NH27 जो है वो आपको गुजरात और असम को जोड़ती है। NH44 और NH27 आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? गंगटोक, असम, झांसी या कोई नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, याद रखिएगा।
उत्तर से दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग और पूरब से पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं कहाँ पर? कानपुर, झांसी, बरेली या कोई नहीं। राइट आंसर इसका झांसी होगा। भारत को 4 महानगरों से जोड़ने वाली योजना का नाम क्या है? चांदी चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम त्रिभुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना या कोई नहीं। तो चारों तरफ से जोड़ने वाली जो वो है उसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। राइट आंसर इसका सी होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत महानगर आते हैं। इसका ट्रिक आपको दिया गया है दीम चक्को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है NH16, NH68, NH48, NH19। राइट आंसर होगा आपका NH48। मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH48, NH16, NH27, NH28। राइट आंसर इसका ए होगा NH48। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, NH27, NH548 या सभी। ठीक है, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपको NH548 अभी बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से डेली प्रैक्टिस सेशन में आप शाम को 7 बजे भी जुड़ करके 1 से 5 वाली क्लासेस कर सकते हैं। वीडियो कब तक जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।